वीडियो के द्वारा जो काल्पनिक संख्याओं के बारे में थी, आपने देखा और जाना कि अक्सर कुछ समीकरणों के अंत में हम ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल तक पहुंचते हैं। यानी हम पाते हैं या तो घटा 1 का वर्गमूल और या घटा 9 का वर्गमूल। ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अपरिभाषित होता है। तो उसे परिभाषित बनाने के लिए जो उस वीडियो में हमने देखा, लोगों ने आई का सुझाव दिया। आप इसे काल्पनिक इकाई कह सकते हैं या केवल संख्या आई। हम आई का वर्ग बनाकर इसे परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने के लिए आई नाम की इस वस्तु का वर्ग करेंगे जो बराबर है ऋणात्मक 1 के। तो ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल लेने के विचार ने सब आसान कर दिया। इसीलिए अब आप कह सकते हैं कि ऋणात्मक 9 का वर्गमूल बराबर है आई गुणा में 9 का वर्गमूल, जो कि बराबर है 3i के। हम ये कैसे कह सकते हैं? क्या होगा जब इसका वर्ग होगा? 3i का वर्ग क्या होता है? 3i का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग गुणा i का वर्ग। ये बस प्रतिपादक गुण है, जो बराबर होगा 9 गुणा ऋणात्मक 1 मतलब ऋणात्मक 9। तो 3i का वर्ग बराबर है ऋणात्मक 9 के। तो अगर हम एक तरफ ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल लेने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं कि 3i बराबर है ऋणात्मक 9 के वर्गमूल के। और 3i एक काल्पनिक संख्या है। कहने को ये काल्पनिक है, पर एक तरह से वास्तविक है। कुछ हद तक ऋण संख्याओं का अपना अस्तित्व है। ये हमारे लिए एक तरह का माध्यम भी है। जब हम ये चिन्ह किसी संख्या से पहले लगा देते हैं, तो पता चलता है कि उसका परिणाम से क्या संबंध है। खैर, मैं आपको ज्यादा घुमाना नहीं चाहता, लेकिन काल्पनिक संख्याएं थोड़ी बदनाम हैं क्योंकि ये संख्याएं काल्पनिक कहलाती हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनका अस्तित्व औरों से हल्का है। अब ये देखिए, कोई भी संख्या गुणा ये काल्पनिक संख्या होगी एक काल्पनिक संख्या। जब आप द्विघात समीकरण हल करते हैं, तब एहसास होता है जब कभी आप योग करते हैं ऐसी संख्या में जो दोनों का मिश्रण है, यानी उसमें थोड़ा वास्तविक और थोड़ा काल्पनिक भाग है। चलिए इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है 5 जमा 2i। आप चाहेंगे कि मैं इस संख्या को सरल करूं, लेकिन यह हो नहीं सकता। आप एक काल्पनिक और वास्तविक संख्या को नहीं जोड़ सकते, लेकिन हाँ, आप कल्पना जरूर कर सकते हैं। लेकिन मैं कल्पना शब्द का ज्यादा इस्तेमाल विभिन्न आयामों में नहीं करूंगा। तो ये संख्या जिसका एक वास्तविक भाग है जो है 5 और एक काल्पनिक है जो है 2i, ये कहलाती है सम्मिश्र संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आप चाहें तो सम्मिश्र संख्या को रेखा चित्र पर भी दर्शा सकते हैं। आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। इसे आप काल्पनिक अक्ष कह सकते हैं, काल्पनिक। फिर आप एक क्षैतिज अक्ष खींचें, ये वास्तविक अक्ष है, यानी रियल एक्सिस। और ये चिन्ह वास्तविक संख्याओं के लिए है। तो 5 जमा 2i में जहां 5 वास्तविक है, माफी चाहूंगा, 1 2 3 4 5, ये 5 है, और काल्पनिक भाग है 2i। तो आप काल्पनिक अक्ष पर आगे चलें या i अक्ष पर, आप इसे कह सकते हैं, और आपको संख्या यहां मिलेगी 5 जमा 2i। आगे चलकर हम उदाहरण के साथ सम्मिश्र संख्याओं के प्रयोग को देखेंगे, उन्हें गहराई से समझेंगे। फिलहाल तो हम ये समझ चुके हैं कि सम्मिश्र संख्याएं हैं क्या। चलिए इनका प्रयोग देखते हैं। तो क्या होगा जब हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे? इस स्लाइड को हटाते हैं। मान लीजिए दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। एक है a जमा bi, जिसमें वास्तविक भाग है a और काल्पनिक भाग है bi, और दूसरी सम्मिश्र संख्या है हमारे पास c जमा di। आमतौर पर लोगों द्वारा समीकरणों में जो चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है वो है x, और आप भी x का प्रयोग किसी भी सामान्य वास्तविक संख्या के लिए कर सकते हैं, लेकिन सम्मिश्र संख्याओं को दर्शाने के लिए z का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के लिए इस सम्मिश्र संख्या के लिए हम z1 का प्रयोग कर सकते हैं या कुछ भी, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। यहां पर ये i है और इसको हम लिखते हैं z2। तो सम्मिश्र संख्या z1 जमा z2
बराबर होगा इसके, यानी a जमा बी आई जमा ये यहाँ पर z2 है जमा c प्लस डी आई। यहाँ पर इसका रंग बदल देंगे, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। तो जब आप दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे, करना क्या है कि वास्तविक भागों को आपस में जोड़िए और काल्पनिक भागों को आपस में। तो ये बराबर है a जमा बी, माफ कीजिएगा, वास्तविक भाग हैं a और c, तो ये बराबर हुआ a जमा c जमा, अब हम इन काल्पनिक भागों को जमा करेंगे, ये है बी आई जमा डी आई। तो हमारे पास है बी आई जमा डी आई, तो हम इसे ऐसे जोड़ेंगे b जमा डी आई, b जमा डी गुणा आई। b जमा डी को आप काल्पनिक दिशा में भी लिख सकते हैं। लगता है कल्पना कुछ ज्यादा हो रही है। हो गया ना आसान। वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग जोड़ें। तो क्या होता है जब आप दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा करते हैं? ठीक वैसे ही जब हम घटाते हैं, कोई विशेष परिवर्तन नहीं, जैसे z1 घटा z2, ये बराबर होगा वास्तविक संख्याओं को घटाते हैं a घटा c, ये नई वास्तविक संख्या है। अब घटाते हैं काल्पनिक संख्याओं को b घटा d i, और ये है काल्पनिक भाग, हमें मिली एक नई सम्मिश्र संख्या। तब क्या होता है जब हम इन्हें गुणा करते हैं? z1 गुणा z2 बराबर होगा a जमा बी आई गुणा c जमा डी आई के। उम्मीद है आप इसे हल कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में बीजगणित पढ़ा है या नहीं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसके वितरक गुणों के बारे में 2 बार सोचें। तो पहले c जमा डी आई को लें और इसे यहां दोनों में वितरित कर दें। तो ये बनेगा a गुणा c जमा डी आई, समझे, जमा बी आई गुणा c जमा डी आई। मैंने कुछ नहीं किया, बस c जमा डी आई को वितरित किया। इसको इससे गुणा करने पर ये मिला और इससे गुणा करने पर ये मिला। फिर से हम इसे वितरित करेंगे और अब बनेगा a c जमा a डी आई, ये आई है, अब मुझे नजर कम आ रहा है, a डी आई जमा तो अब है बी आई गुणा c, तो लिख सकते हैं c बी आई जमा बी आई गुणा डी आई। तो ये हुआ b गुणा d जो है बी डी और i गुणा i, यानी i का वर्ग मतलब ऋणात्मक 1, यहां लिखेंगे ऋण 1। तो इसको सरल करने पर हमें और क्या मिलेगा? चलिए यहां वापस चलते हैं। पहले देखते हैं वास्तविक भाग क्या क्या हैं। हमारे पास है ये चीज a गुणा c, ये वास्तविक है, ये हुआ a c, और अंत में हमारे पास है बी आई गुणा डी आई, क्योंकि हम i को i से गुणा कर रहे हैं इसलिए वो भी वास्तविक बन जाता है और हमें मिलता है ऋणात्मक बी डी माइनस बी डी। तो ये एक नया वास्तविक भाग है। तो ये चीज और ये चीज दोनों वास्तविक हैं। तो नया काल्पनिक भाग क्या होगा जब ये दोनों चीजें आपस में जोड़ दी जाएंगी? तो ये होगा, ओहो जगह फिर कम पड़ गई, a डी जमा c b, दोनों गुणा होंगे i से। वास्तविक संख्याओं के साथ ये आसान होता, अगली बार इन्हीं का प्रयोग करूंगा। एक बात हमेशा याद रखें कि प्रतिपादक गुणों का प्रयोग अनिवार्य है, और ये भी हमेशा याद रखें कि वास्तविक संख्याओं को आपस में और इसी तरह काल्पनिक संख्याओं को केवल आपस में जोड़ सकते हैं। जब दो काल्पनिक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, यानी i को एक दूसरे से गुणा कीजिए, तो आपको मिलेगा ऋणात्मक 1, और अंत में हम सम्मिश्र संख्याओं को डिवाइड यानी भाग करेंगे। ये कुछ अधिक ही मजेदार होने जा रहा है, शायद इसका अंदाजा आप पहले से नहीं लगा पाएंगे। तो क्या होगा अगर मैं भाग दूं z1 को z2 से? तो एक बार फिर ये बराबर होगा a जमा बी आई बटा c जमा डी आई। इसे कैसे भाग दिया जाए? हम एक गुण को उपयोग में लाएंगे जिससे मुझे आशा है आपने इसे बीजगणित में जरूर पढ़ा होगा। अगर मैं गुणा करूं, मैं यहां कोने में लिखता हूं, a जमा बी गुणा a घटा b, ये किसके बराबर हुआ? बराबर है a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो अब अगर मैं एक सम्मिश्र संख्या को गुणा करना चाहूं, मान लें कि एक सम्मिश्र संख्या है c जमा डी आई गुणा c घटा डी आई, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है c का वर्ग घटा डी आई का वर्ग, डी आई का वर्ग।
ये डी का वर्ग क्या होगा? ये होगा डी का वर्ग गुणा ऋण 1। ये होगा सी का वर्ग। तो समय होता है समाप्त। अगले वीडियो में डिवीजन यानी भाग को जारी रखेंगे ताकि आपको समझ में आए। नमस्कार।